दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम आज उस माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की बात करेंगे जो कि हाल ही में 2024 में पारित किया गया है। इससे कई लोगों के मन में जो डाउट हैं, कई तरह के सवाल हैं, वो खत्म हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। इसलिए ये वीडियो बहुत ज्यादा काम की है और आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। लेकिन वीडियो समझ में तभी आएगी जब आप इसको पूरा देखेंगे। आधा अधूरा देख के अगर आप कमेंट करेंगे तो फिर आपको ये समझ में बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि आप हमारे कई वीडियोस पर उसको बिना देखे कमेंट करते हैं, पूरा वीडियो देखते नहीं है, इसलिए वो समझ में भी नहीं आता है। तो कमेंट करें, लेकिन पूरा देखने के बाद करें और साथ ही हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो जैसा कि हमने टाइटल में कहा था कि आपकी किसी भी तरह की कोई प्रॉपर्टी है तो अब आपको उसको रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है, नहीं उस पर आपको किसी भी तरह के स्टाम्प ड्यूटी या रजिस्ट्रेशन चार्जेस को देने की जरूरत है। लेकिन ये सब बातें किस तरह से लागू होंगी, इसमें शर्तें क्या है, ये सारी चीजें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक जजमेंट में क्लियर की थी, बताई थी। इन सारी बातों को समझने के लिए आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट को एक बार समझना होगा कि उसमें किस तरह से क्या क्या घटनाएं पेश आई। पहले मैं आपको वो जजमेंट बता देता हूँ जिस जजमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। ये एक मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में एक सूट दायर हुआ था और उसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ओवर रूल्ड किया था। और जिस फैसले में किया था वह जजमेंट मुकेश वर्सेज स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश एंड अदर्स नाम से 2024 में पारित हुआ था। इसमें यह बताया गया था कि एक व्यक्ति का मकान था जिसका कि वह खुद मालिक था, उस पर काबिज था, उस पर उसका कब्जा था, उसके तमाम डॉक्यूमेंट उसके खुद के नाम से थे और वह उसमें बहुत अच्छे तरीके से रह रहा था। लेकिन अचानक से एक नया व्यक्ति आकर उस मकान पर कब्जा करना चाहता है, उस व्यक्ति को धमकाता है, उसको वहां से जाने को कह देता है, उस घर से निकल जाने को कहता है और उसको ये बोलता है कि ये मकान उसका है। दोनों में आपसी विवाद होता है, लड़ाई झगड़ा होता है और बात कोर्ट तक जा पहुंचती है। तो वह व्यक्ति जिसके नाम से वह मकान था और जिसका उस पर कब्जा था, वह तंग आकर कोर्ट की शरण लेता है और उस व्यक्ति के खिलाफ कोर्ट में एक अपील दायर करता है। और वो व्यक्ति कोर्ट से मांग करता है कि उसकी बात को सुना जाए, वह मकान उसका है और साथ ही उस व्यक्ति के खिलाफ परमानेंट इंजेक्शन ग्रांट की जाए, यानी उस व्यक्ति से या उस व्यक्ति को इस बात के लिए पाबंद किया जाए कि वह उस मकान में न घुसे और उस मकान पे वो दावा न करे और उस व्यक्ति को वो तंग ना करे। साथ ही उस व्यक्ति ने कोर्ट से ये भी मांग की कि मेरा मकान चूंकि मेरा है तो इसको मेरे नाम से ही डिक्लेयर कर दिया जाए। तो इस केस में मोड़ तब आया जब उस व्यक्ति को पता चला, जिस व्यक्ति ने उस मकान पर अनाधिकृत कब्जा करने की कोशिश की थी, जब उसको ये पता चला कि उसके खिलाफ केस फाइल हुआ है और कोर्ट में मामला चला गया है, तो वो आदमी डर गया और उसने उस व्यक्ति से माफी मांगी। उसको फोन करके ये कहा कि वह तो ऐसे ही देख रहा था और ऐसे ही तंग करने की नियत से उसने ऐसा किया था, अब वह उस मकान पर कब्जा नहीं करेगा और वह इस मैटर को यहीं खत्म कर दे और कंप्रोमाइज करने की नियत से उसने उसको ऐसा बोला। और साथ ही उसने उस व्यक्ति को यह भी कहा कि उसके खिलाफ उसने जो भी केस फाइल किया है उसको वह वापस ले ले और भविष्य में वह किसी भी तरह से उसको तंग या परेशान नहीं करेगा। तो जो पहले वाला व्यक्ति था जिसके नाम से वो मकान था, जब कंप्रोमाइज हो गया और उस व्यक्ति ने अपनी गलती को मान लिया, उससे माफी मांग ली, तो उसने भी कंप्रोमाइज करने की सोची और उसने कोर्ट को जाकर ये कहा कि हम दोनों के बीच समझौता हो गया है, कंप्रोमाइज हो गया है, इसलिए इस केस को यहीं खत्म कर दिया जाए और अब वह इस केस में किसी भी तरह की आगे कोई कार्रवाई करना नहीं चाहता है। साथ ही उसने ये भी कहा कि जो केस मैंने फाइल किया था, जो सूट मैंने दायर किया था, उसको डिक्लेयर कर दिया जाए और साथ ही एक कंप्रोमाइज डिक्री भी इसमें पारित कर दी जाए। तो चूंकि सीपीसी की धारा 23 में आम आदमी को यह अधिकार दिया गया है कि वह अगर अपने किसी भी विवाद में दो लोगों के बीच किसी भी तरह का कोई आपसी समझौता हो जाता है, उसमें आपसी रजामंदी उनकी रहती है, जोर जबरदस्ती या कोई दबाव नहीं रहता है, तो ऐसी स्थिति में अगर वो दो लोग कोर्ट को यह लिखित में दे देते हैं कि उनके बीच आपसी समझौता हो चुका है, तो ऐसी सूरत में कोर्ट एक कंप्रोमाइज डिक्री पारित कर देता है। तो इस केस में भी कोर्ट ने यही किया और उस व्यक्ति के लिए एक कंप्रोमाइज डिक्री पारित कर दी और इस केस को यहीं पर खत्म कर दिया। और इस बात से यह साबित हो गया कि वह मकान उसी व्यक्ति का था जो उसमें निवास कर रहा था और जिसका उस मकान पे कब्जा था। और इस बात पर अब कोर्ट की मोहर भी लग चुकी थी। दोस्तों, वीडियो के इस मोड़ पर इस वीडियो का जो सबसे इम्पोर्टेंट पहलू है, अब आपको उसको समझने की जरूरत है और वह यह है कि किसी भी कोर्ट के द्वारा किसी भी व्यक्ति के लिए कोई कंप्रोमाइज डिक्री पारित कर दी जाती है तो उस प्रॉपर्टी पर रेवेन्यू कलेक्टर के द्वारा स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्ज वसूला जाता है और ऐसे सभी केसों में रेवेन्यू कलेक्टर के द्वारा स्टाम्प ड्यूटी और अन्य चार्जेस वसूले जा रहे थे। तो इस केस में भी वही हुआ। रेवेन्यू कलेक्टर ने उस व्यक्ति को ये कहा कि उसके नाम से कंप्रोमाइज डिक्री पारित हुई है, इसलिए उसको एक कन्वेस्ट डीड बनवाने की जरूरत है और उस डीड को बनवाने के बाद
उसको रजिस्टर्ड करवाकर उस पे स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्ज उसको पे करना पड़ेगा। साथ ही रेवेन्यू कलेक्टर ने उस व्यक्ति को यह भी कहा कि ये मकान आपका है, कोर्ट ने इसको डिक्लेयर किया है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि ये मकान तो मेरा ऑलरेडी था। तो उस रेवेन्यू कलेक्टर ने यह कहा कि नहीं, अब ये कोर्ट के द्वारा आपको नए सिरे से डिक्लेयर किया गया है, इसलिए इस पर आपको कन्वेंस डीड बनवानी पड़ेगी और उस डीड को आपको रजिस्टर्ड करवाकर उस पर स्टाम्प ड्यूटी चुकानी पड़ेगी, जो कि करीब करीब मार्केट के हिसाब से 5.5 लाख से ऊपर बनती थी। और इसमें रेवेन्यू कलेक्टर ने उसको ये भी बताया कि स्टाम्प एक्ट की सेक्शन 3 के अनुसार ऐसा करना और कन्वेंस डीड बनवाना उचित बनता है। तो वो व्यक्ति माननीय सुप्रीम कोर्ट में गया और उसने गुहार लगाई कि मेरे नाम से ऑलरेडी मेरा मकान है और कंप्रोमाइज डिक्री मेरे नाम से जारी की गई है, तो क्या उसको ऐसे में फिर से कन्वेंस डीड बनवानी पड़ेगी और उस पर स्टाम्प ड्यूटी चुकानी पड़ेगी। और चूंकि वो मकान चूंकि मेरे नाम से है और उस पर मैं ऑलरेडी स्टाम्प ड्यूटी पे कर चुका हूँ, तो क्या फिर से मुझे ऐसा करना पड़ेगा। तो अब बात आती है माननीय सुप्रीम कोर्ट के उस डिसीजन की, उस फैसले की, जिसमें उन्होंने ये क्लियर किया था कि किसी भी आपकी प्रॉपर्टी पर आपको रजिस्टर्ड करवाने की जरूरत नहीं है और न ही उस पर स्टाम्प ड्यूटी देने की जरूरत है, जो कि मैंने वीडियो के शुरू में आपको बोला था। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसमें यह क्लियर किया कि इसमें जो स्टाम्प ड्यूटी बनती है वह गलत है और उस व्यक्ति को किसी भी तरह की कोई भी स्टाम्प ड्यूटी पे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंप्रोमाइज डिक्री जब पारित हुई है तो उसमें किसी भी तरह का कोई नया राइट क्रिएट नहीं हुआ है। उसी व्यक्ति के नाम से कंप्रोमाइज डिक्री पारित हुई है जिसके नाम से वह प्रॉपर्टी है, और चूंकि जिसके नाम से वह प्रॉपर्टी है नया राइट क्रिएट नहीं हुआ है, तो इसमें फिर स्टाम्प ड्यूटी भी नहीं बनती है। इसी प्रकार कोर्ट का यह भी कहना था कि अगर इन दोनों व्यक्तियों के बीच समझौता नहीं होता और जिस व्यक्ति ने उस पर कब्जा जमाने की कोशिश की थी उसके हक में अगर कंप्रोमाइज डिक्री पारित होती, तो उसको नए सिरे से कन्वेंस डीड बनवाने की जरूरत थी और फिर उसको रजिस्टर्ड करवाने के लिए स्टाम्प ड्यूटी देनी पड़ती और रजिस्ट्रेशन चार्जेस भी देने पड़ते। क्योंकि इस केस में कोई नया राइट क्रिएट नहीं हुआ है और प्रॉपर्टी डिक्लेयर चूंकि फर्स्ट व्यक्ति जिसके नाम से वो प्रॉपर्टी थी उसी के नाम से ही हुई है और उस व्यक्ति के नाम से प्रॉपर्टी डिक्लेयर नहीं हुई जिसने कब्जा करने की कोशिश की थी। इसलिए फर्स्ट व्यक्ति के नाम से चूंकि प्रॉपर्टी है तो उसको स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन चार्ज देने की जरूरत नहीं, न ही कन्वेंस डीड बनवाने की जरूरत। और ऐसे में अगर कोर्ट उस दूसरे व्यक्ति के नाम से अगर प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर देता तो उसको स्टाम्प एक्ट 1899 की सेक्शन 3 के अनुसार उसके लिए कन्वेंस डीड भी बनवानी पड़ती और उसके लिए स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जेस भी उसको देने पड़ते। इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये क्लियर कर दिया, नो स्टाम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन चार्जेस रिक्वायर्ड फॉर कंप्रोमाइज डिक्री एक्वायरिंग प्रॉपर्टी प्री एग्जिस्टिंग राइट, यानी कि जिसका अधिकार पहले से उस प्रॉपर्टी पर है उसको किसी भी तरह की कंप्रोमाइज डिक्री पारित होने के बाद उस प्रॉपर्टी पर कन्वेंस डीड बनवाने की जरूरत नहीं है, ना ही स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्ज देने की जरूरत है। और इसका कारण यही है कि वह व्यक्ति उस प्रॉपर्टी के प्रति पहले से राइट रखता है और कोई नया राइट डिक्लेयर नहीं हुआ है, इसलिए उस व्यक्ति को दोबारा से उसी प्रॉपर्टी पर किसी भी तरह की कन्वेंस डीड बनवाने की जरूरत नहीं है, न ही स्टाम्प ड्यूटी पे करने की जरूरत है। तो इस केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह क्लियर कर दिया उन रेवेन्यू कलेक्टर के लिए भी जो कि ऐसे केसों में स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जेस वसूलते आ रहे थे। तो अब आपके सामने ये क्लियर हो गया होगा, ये कंडीशंस और ये शर्तें क्लियर हो गई होगी कि ऐसा कोई केस जिसमें कोई व्यक्ति कंप्रोमाइज डिग्री जिसके हक में जारी कर दी जाए और चूंकि ऑलरेडी उसके नाम से वो मकान है, तो ऐसे में उससे स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जेस कन्वेंस डीड बनवाने के नाम पर नहीं लिए जा सकते, क्योंकि कोई नया राइट क्लियर नहीं हुआ है। वहीं पर ऐसे केस में अगर दूसरा व्यक्ति जिसके नाम से प्रॉपर्टी के राइट डिक्लेयर हो जाते तो उसको कन्वेंस डीड बनवाने की जरूरत पड़ती और उसको स्टाम्प ड्यूटी भी पे करनी पड़ती। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि सारे मैटर क्लियर हो चुके होंगे, सारी बात आपको समझ में आ चुकी होगी और ये भी क्लियर हो चुका होगा कि किस तरह की प्रॉपर्टी में स्टाम्प ड्यूटी देने की जरूरत नहीं पड़ती और रजिस्ट्रेशन चार्जेस भी देने नहीं पड़ते और ना ही आपको किसी तरह की कन्वेंस डीड बनवाने की जरूरत पड़ती है। तो पूरा वीडियो देखने के और समझने के बाद कमेंट जरूर करिएगा। अगर आपकी कोई क्वारी है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, लेकिन अच्छी तरह से वीडियो को समझने के बाद ही कमेंट करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप हमारे नियमित व्यूअर हैं तो हमारे इस वीडियो को अपने मित्रों दोस्तों में शेयर जरूर करें। आपको नए साल 2025 की बहुत बहुत हमारी तरफ से शुभकामनाएं। हम मिलते हैं आपसे 2025 में नए वीडियो, नए टॉपिक, नए कंटेंट को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।